नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जिसमें हम बात करेंगे उस चिंगारी की जो जंग की आग बनने से पहले नजर आ रही है। दुनिया इस वक्त कैसे जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आक्रमण में आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो 3 बड़ी तस्वीरें जो साफ कर देती हैं कि दुनिया किस मुहाने पर है। आज हमारी पहली खबर है रूस और नाटो के बीच में युद्ध की किस तरह से तैयारी बढ़ती हुई नजर आती है। दूसरी खबर इजराइल गाजा जंग से जुड़ी हुई, जहां पर हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने की इजराइल ने बात कही। तीसरी खबर आई ईरान और चीन की दोस्ती से जुड़ी हुई, कैसे परेशान है इस दोस्ती से डोनाल्ड ट्रंप, ये भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण की। इन 3 तस्वीरों की तो बात होगी, उसके साथ ही बात होगी बड़ी खबर की। आइए बात करते हैं इस आक्रमण में बड़ी खबर की, वॉर ब्रेकिंग। और रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने मिसाइल से तगड़ा प्रहार किया है। आपको बताते चले, रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। एक और बड़े हमले की खबर, रूसी सेना ने मिसाइल से ये तगड़ा प्रहार किया है। खेरसोन में रूसी अटैक से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आती है। हमले के बाद में कई इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई। रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। समझिए, रूसी सेना ने मिसाइल से इस बड़े हमले को अंजाम दिया और उसके बाद में नजर आई है सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खेरसोन की तस्वीर। रूसी अटैक से एक बार फिर से कैसे खेरसोन, यूक्रेन का ये इलाका पूरी तरह से दहल उठा है। बड़ा हमला, कई लोग प्रभावित है। पूरी इमारत जलकर खाक हो गई है। पूरी इमारत रात के अंधेरे में सिर्फ धधक रही थी। और चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग भी जान लीजिए। और आइए बड़ी खबर आपके सामने है। ज़पोरिज़िया में रॉकेट से भी जबरदस्त प्रहार रूस की तरफ से यहां पर नजर आता है। यूक्रेनी सेना पर रूस कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना पर रूस का ये विध्वंसक हमला है। हमले के बाद में कई इलाके पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। यूक्रेनी सेना अब पीछे हट रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं रूसी हमले से। अपने आप में ये बड़ी बात है। तो 2 बड़ी तस्वीर, खेरसोन में रूस का अटैक, हर तरफ तबाही, दूसरी तरफ ज़पोरिज़िया में रॉकेट से जबरदस्त प्रहार यहां पर नजर आता है। रूसी हमले से माना जा रहा है यूक्रेन की सेना अब पीछे हट रही है। ये प्रहार इतना ज्यादा घातक है, ये आक्रमण इतना ज्यादा अब और भी ज्यादा ये कहा जाए घातक होता हुआ नजर आता है। ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है कि किस तरह से एक अलग तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जर्मनी की तैयारी और ब्रिटेन की हुंकार, ये दोनों मिलकर दुनिया को साफ संकेत दे रहे हैं कि नाटो और रूस की जंग अब दूर नहीं है। जर्मनी ने अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और युद्ध अभ्यास की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब सेना को ये सीधा संदेश है कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। उधर ब्रिटेन ने खुलकर कह दिया है कि रूस अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो नाटो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। यानी माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दोनों ओर हथियार सज रहे हैं और हालात बता रहे हैं कि टकराव की घड़ी बेहद नजदीक है। यूरोप की धरती पर एक बार फिर जंग का साया गहराने लगा है। रूस और नेटो, दो महाशक्तियों के बीच तनाव, तैनाती और टकराव की गूंज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने कमर कस ली है। रक्षा बजट बढ़ाए जा रहे हैं, हथियारों के ऑर्डर दोगुने हो रहे हैं और सीमाओं पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे साफ हो रहा है यूरोप जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है।
तनाव की आगाहियों पर सबसे बड़ा बयान नेटो महासचिव का आया। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में चेतावनी दी कि रूस 2029 तक कभी भी नेटो पर हमला कर सकता है। ये खुफिया फुसफुसाहट नहीं, ये गठबंधन का ऑफिशियल अलर्ट है और इस बयान ने यूरोप के हर बड़े सैन्य मुख्यालय में सायरन बजा दिए हैं। सबसे पहले हरकत में आया यूरोप का सबसे ताकतवर आर्थिक देश जर्मनी। एक वक्त था जब जर्मनी रक्षा खर्च को बोझ मानता था, लेकिन अब जर्मनी एक एक यूरो जोड़कर अपनी सेना को फिर से युद्ध योग्य बनाने पर उतारू है। रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, नए हथियार ऑर्डर, अत्याधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल शील्ड और साइबर कमांड के लिए अलग कोष। जर्मनी का संदेश स्पष्ट है, रूस अगर सीमाएं लांघेगा तो जवाब पहले से तेज और घातक दिया जाएगा। जर्मनी सिर्फ अपने लिए नहीं, यूक्रेन के लिए भी मैदान में उतर चुका है। कीव को भेजी जा रही नई सैन्य मदद, लंबी दूरी की मिसाइलें, एंटी एयर सिस्टम और बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहन, ये सब रूस को सीधे सीधे चेतावनी है कि यूक्रेन अकेला नहीं है। यूक्रेन का युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। रूस के ड्रोन अब नेटो की सीमाओं तक पहुंचकर नए खतरे का रूप ले चुके हैं। पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, फिनलैंड, इन सभी देशों ने हवाई सीमा उल्लंघन की घटनाओं पर खुलकर विरोध दर्ज कराया है। नेटो का कहना है, अगर रूस का कोई ड्रोन या मिसाइल हमारे आसमान में दिखा तो इसे संभावित हमला माना जाएगा। रूस के सबसे नजदीकी पोलैंड और फिनलैंड हैं। दोनों देशों ने अपने सैन्य ठिकानों पर अभूतपूर्व तैनाती कर दी है। फिनलैंड, जो अभी हाल ही में नेटो में शामिल हुआ, उसने रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबी सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं। पोलैंड की हवा में अब दिन रात गश्ती फाइटर जेट हैं। सीमा पर टैंक, मिसाइल और रडार यूनिट्स तैनात हैं। यानी पूर्वी यूरोप पूरी तरह युद्ध दशा में आ चुका है।
जर्मनी ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस भी रूस के नए तेवर को देखते हुए एक्शन में आ चुके हैं। ब्रिटेन अपनी रॉयल एयरफोर्स को पूर्वी यूरोप में आगे तैनात कर रहा है। फ्रांस ने कहा, अगर रूस ने नेटो को ललकारा तो फ्रांस पीछे नहीं हटेगा, हम पहले जवाब देंगे। दोनों देशों के बयान यूरोप में माहौल बदलने के लिए काफी है। अब दुनिया देख रही है एक गठबंधन जो 26 से ज्यादा देशों में फैला है, अपने सबसे बड़े विरोधी रूस के लिए सख्त मुद्रा में है। लेकिन कहानी का दूसरा पन्ना और भी खतरनाक है, क्योंकि रूस चुप नहीं बैठा है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस ने सैनिकों की बड़ी भर्ती शुरू कर दी है। हजारों नए जवान रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हमारे पास सैनिकों की कमी नहीं है, हमारे पास सैनिकों की कतारें हैं। ड्रोन उत्पादन तेज किया जा रहा है, नए बैलिस्टिक हथियार बनाए जा रहे हैं और एयर डिफेंस को अपग्रेड किया जा रहा है। ये तैयारी सीधी चुनौती है नेटो के लिए। सबसे बड़ा सिरदर्द रूसी ड्रोन। ये ड्रोन कई बार नेटो के पास खतरनाक दूरी तक पहुंच चुके हैं। रडार इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूस अब लो एल्टीट्यूड, स्टील्थ प्रोफाइल और लंबी दूरी के नए ड्रोन तैनात कर रहा है। पोलैंड और फिनलैंड ने स्वीकार किया कि ये ड्रोन हमारे आसमान में दहशत फैला रहे हैं। नेटो के एयर पेट्रोल टीमें कभी भी इंटरसेप्शन मोड में जा सकती हैं। नेटो ने युद्ध की संभावना को नकारा नहीं है। अब अभ्यास नियमित हो रहे हैं। सीमा पर टैंक मूवमेंट, आर्टिलरी ड्रिल्स, डिजिटल वॉर गेम्स, मल्टी डोमेन ऑपरेशन और एयर डिफेंस नेटवर्क को रोजाना परखा जा रहा है। ये सारी तैयारी इस डर का संकेत है, अगर रूस ने कदम बढ़ाया तो यूरोप मुंह तोड़ जवाब देगा। और रूस की हर हरकत पर नेटो की नजर है। अब और ज्यादा पैनी हो गई है, क्योंकि मैदान में उतर चुका है नेटो का सबसे घातक, सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला जासूस ड्रोन RQ-4D फिनिक्स। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, यह आसमान का वो बाज है जो हजारों किलोमीटर दूर से रूस की हर हलचल, हर मूवमेंट, हर सैन्य तैनाती को रियल टाइम में देख सकता है। फिनिक्स का सेंटर इतना तीखा है कि बादलों के पार से भी टैंक की गर्मी पकड़ लेगा। नेटो ने इस फिनिक्स को सीधे रूस की सीमाओं के पास तैनात कर दिया है। बाल्टिक रीजन से लेकर ब्लैक सी के ऊपर तक ये ड्रोन लगातार गश्त कर रहा है। इसका मतलब रूस की सीमा पर अब एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली आंख तैनात है। फिनिक्स की स्पेशलिटी यह है कि सतत निगरानी, घंटों नहीं पूरे दिन उड़ान। ये रूस की आर्टिलरी मूवमेंट, ड्रोन लॉन्च साइट, टैंक काफिले और मिसाइल तैनाती तक सब कुछ स्कैन कर लेता है। नेटो को अब हर पल, हर सेकंड रूस के अंदर क्या चल रहा है उसका अपडेट मिल रहा है। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ नेटो, दोनों महाशक्तियां अगर भिड़ गई तो ये सिर्फ यूरोप की जंग नहीं रहेगी, ये वैश्विक जंग होगी जिसमें ऊर्जा, हथियार और अर्थव्यवस्था और साइबर स्पेस होंगे। यूक्रेन का युद्ध पहला अध्याय था, लेकिन नेटो बनाम रूस दुनिया का सबसे बड़ा अध्याय बन सकता है। यूरोप में ठंड बढ़ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा तनाव की गर्मी। नेटो अपनी ढाल चमका रहा है।
रूस अपनी तलवार तेज कर रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है 2019 का वो मोड़ जहां या तो शांति की जीत होगी या जंग का धमाका होगा। और चलिए आक्रमण में अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आक्रमण की अगली बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर अटैक किया है। तगनरोग में यूक्रेन ने भीषण हमला किया है और भीषण हमले का बेरियेव एयरक्राफ्ट सेंटर सीधे टारगेट पर था। यहाँ पर अटैक हुआ। Tu-95 बॉम्बर के हैंगर को बड़ा नुकसान पहुंचा है और आपको ये बताते चले अब सैन्य ठिकानों को एक एक करके यूक्रेन लगातार टारगेट कर रहा है और ये कहा जाए कि एक बड़ा अटैक इस दौरान किया गया। इस बीच एक और अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दूं, आक्रमण की बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला एक और नजर आता है। रूस के सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर यह बड़ा हमला है। ड्रोन निर्माता मिलेनिया पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। इस पूरे युद्ध में ड्रोन निर्णायक भूमिका में है, लेकिन आप समझिए कि सीधे ड्रोन निर्माता जो कंपनी या फिर जो ठिकाने हैं उस जगह पर बड़े अटैक किए गए हैं। और ये अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से एक के बाद एक जब रूस अटैक करता है तो उसका रिटेलिएशन यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है। यूक्रेन ने तगनरोग इलाके में भीषण हमला किया। बेरियेव एयरक्राफ्ट सेंटर पर अटैक था। यहाँ पर Tu-95 बॉम्बर के हैंगर को सीधे ध्वस्त करने की कोशिश की। वहीं यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला किया रूस के सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर। यहाँ पर ड्रोन निर्माता मिलेनिया पर ये स्ट्राइक किया गया। लॉन्ग रेंज ड्रोन से साउथ रूस पर भी बड़ा अटैक इस दौरान किया गया है। तो रूस के ड्रोन हमलों के बीच में अब यूक्रेन ने पलटवार कर दिया। यूक्रेन ने रातों रात ड्रोन भेजकर रूस के कई इलाकों में तेल डिपो और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई गई। आग की लपटें आसमान छूती दिखी। यह हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, यूक्रेन का संदेश है कि वो रूसी हमलों को खामोशी से नहीं सहेगा। रूस का दावा है कि कुछ ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ने जिस तरह से महत्वपूर्ण ठिकानों को हिट किया उसने मॉस्को की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। यानी युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, ड्रोन के आकाश में भी लड़ा जा रहा है और दोनों तरफ बस आग बरस रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल रूस, लेकिन ड्रोन हमलों ने इस समय मॉस्को को भी परेशान कर दिया है। यूक्रेन की ओर लगातार होने वाले ड्रोन हमलों ने रूस की सुरक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी तेल डिपो, कभी एयरबेस, कभी बॉर्डर के शहर, ड्रोन रूस की रणनीति कमजोरियों को सामने ला रहे हैं। रूस बार बार दावा करता जा रहा है कि उसकी एयर डिफेंस दुनिया की सबसे मजबूत है, लेकिन हाल के महीनों में हालात बताते हैं ड्रोन रूस पर भारी पड़ रहे हैं। कम ऊंचाई, कम लागत और तेज हमले का पैटर्न ड्रोन अब युद्ध का नया मॉडल बन चुके हैं और यही मॉडल रूस की नींद उड़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है, अब रूस क्या करेगा? क्रेमलिन लगातार चेतावनी दे रहा है कि ड्रोन हमलों का ठोस और तीखा जवाब दिया जाएगा। रूस के 14 इलाके एक साथ एक ही रात में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस को थर्राया। जिस
सेनाएं पूरी दुनिया में ताकतवर मानी जाती हैं। वो ड्रोन हमलों के सामने बेबस नजर आईं। नरसंहार की दस्तक है ये, तबाही की आहट है, क्योंकि अब रूस की सरजमी पर यूक्रेन के ड्रोन वार की आहटें तेज हो चुकी हैं। यूक्रेनी ड्रोन का कहर रूस पर बरस पड़ा है। न सिर्फ एक दो बल्कि एक साथ 14 रूसी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन ने तबाही मचा रखी है। निचली नोवगोरोड से लेकर क्रीमिया तक धमाके, आग और दहशत का वो मंजर जो पूरे रूस को हिलाकर रख दिया है। रूस के निचली में महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री जहां से रूस को मिलते हैं एंटी टैंकर हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और घातक गोला बारूद। वहां बीती रात यूक्रेनी ड्रोन ने सीधा हमला कर दिया। धमाकों की गूंज ऐसी थी कि रात का सन्नाटा चीखों में तब्दील हो गया। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना का दावा है कि इस हमले ने रूस की युद्धक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी अफसर अब भी इस हमले से सन्न है। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि 251 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराए हैं, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट क्या था। क्रीमिया का तेल टर्मिनल था। जी हाँ, यूक्रेनी ड्रोन ने सीधे उस तेल टर्मिनल को निशाना बनाया जहां से रूस को फ्यूल सप्लाई होती है। टर्मिनल पर लगी आग कई घंटों तक भड़कती रही। रूस की आग बुझाने की कोशिशें मौनी साबित हुई। इस हमले के पीछे एक साफ संदेश है कि यूक्रेन अब बैकफुट पर नहीं, अटैक मोड में आ चुका है। इतना ही नहीं, रूस की 18वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के गोला बारूद डिपो को भी यूक्रेनी ड्रोन ने उड़ा दिया। ये वही डिपो है जहां से जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर तैनात रूसी टुकड़ियों को सप्लाई दी जाती है। अब वहां बस राख है और रूस के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या रूस की एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं? क्या यूक्रेनी रणनीति में इतनी तेजी आ गई है कि मॉस्को उसे रोक नहीं पा रहा है? क्योंकि ये महज एक हमला नहीं था, ये था मनोवैज्ञानिक हमला, जहां रूस की धरती पर तबाही बरसी और दुनिया ने देखा यूक्रेन अब पलटवार कर रहा है, वो भी उसी भाषा में जिसमें रूस 2 साल से कर रहा है, यानी कि बारूद की भाषा, बम की बोली। दावा यह किया जा रहा है कि रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्रोन वार आने वाले युद्ध की नई तस्वीर होंगे?
जहां मिसाइलें नहीं ड्रोन लड़ेंगे और मौत ऊपर से बरसेगी। जंग का ये नया चेहरा है जहां तकनीक टैंकों पर भारी है, जहां गोला बारूद की फैक्ट्रियां अब महज फैक्ट्रियां नहीं बल्कि दुश्मन की नसें बन चुकी हैं, जिन्हें काटने की तैयारी यूक्रेन ने कर ली है। इस हमले के बाद रूस की सियासत में खलबली है, सेना में बवाल है और दुनिया की नजरें इस ड्रोन वॉर की आग पर टिकी हैं। तो क्या ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है? क्या कूटनीति की भाषा अब पूरी तरह दफन हो चुकी है? एक बात तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये बन चुका है ड्रोन बनाम डिफेंस का मुकाबला। और ये मुकाबला जितनी तकनीक है उतना ही विनाशकारी भी। अब देखते रहिए कि कौन झुकेगा, कौन टूटेगा और कौन अपनी जमीन पर लहू से लिखेगा जीत की इबारत। वहीं रूस अब एक नए मिशन पर अग्रसर है। रूस का नया शेर MiG-41 मैदान में आने को बेकरार है। वो जेट जिसने टकराने के इरादे की हवा छोड़ दी है। रूस ने अपने MiG-41 प्रोजेक्ट के बाहरी डिजाइन को अंतिम रूपरेखा दे दिया है और दावा किया जा रहा है कि ये F-35 जैसे स्टील फाइटर को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। ये लंबी दूरी इंटरसेप्ट मैच 4+ यानी करीब 4800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में टूट सकता है। एक ऐसा दहशतनाक आंकड़ा जो मुकाबले की नई तस्वीर खींचता है। MiG-41 को सिर्फ स्पीड का जादूगर नहीं कहा जा रहा, यह नियर स्पेस यानी 80,000 फीट तक पहुंचकर हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ विमानों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट के उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है। यानी रूसी रणनीति में अब मैन एंड मशीन का कहर शामिल है। MiG-41 में एडवांस रडार और सेंसर्स लगाए गए हैं जो एक साथ कई टारगेट्स लॉक कर सकेंगे। हथियारों के मामले में MPKR TP मल्टीपर्पज मिसाइल सिस्टम का जिक्र किया गया है। एक बड़ी मिसाइल जो छोटे सब मिसाइल छोड़कर तेज लक्ष्यों पर बरस सकती है। क्या यह हथियार F-35 की स्टील क्षमता को हल निकाल पाएंगे? ये वक्त बताएगा, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इस जेट पर लेजर डिफेंस सिस्टम और कंबाइंड साइकिल इंजन जैसे एडवांस तकनीकें हैं। रूस का कहना है कि MiG-41 आर्कटिक डिफेंस रणनीति में भी अहम रोल अदा करेगा। यानी युद्ध की ये नई शक्ल तो जाहिर है वैश्विक हवा का मिजाज बदल रहा है। स्टील्थ बनाम इंटरसेप्टर, स्पीड बनाम सटीकता और टेक्नोलॉजी बनाम रणनीति। MiG-41 का दावा बड़ा है, दावों का शोर भी बड़ा है, पर असली फैसला आकाश पर ही। रूस पहले ही यूक्रेन के कई शहरों पर लंबी दूरी से मिसाइलें दाग चुका है और विशेषज्ञ का मानना है कि अगर ड्रोन हमले जारी रहे तो रूस अपनी इंटेलिजेंस स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डेटा बेस्ड टारगेटिंग को और आक्रामक बना सकता है।
उधर वैश्विक मंच पर भी चिंता बढ़ रही है। नेटो देशों का कहना है कि ड्रोन युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं, ये दुनिया की नई चुनौती है। कम पैसों में बड़े हमले और टेक्नोलॉजी से युद्ध का चेहरा बदलता हुआ। रूस कह रहा है ड्रोन हमले ना रोके गए तो यूक्रेन पर कार्रवाई और सख्त होगी। यूक्रेन कह रहा है युद्ध खत्म नहीं और तेज होगा। और बीच में खड़ी है दुनिया जो देख रही है कि ये ड्रोन युद्ध के मैदान पर नहीं, पूरी भू राजनीति पर असर डाल रहे हैं। ड्रोन बनाम मिसाइल, टेक्नोलॉजी बनाम ताकत। आने वाले हफ्ते बताएंगे रूस का जवाब कितना बड़ा होगा और ये ड्रोन युद्ध दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं गाजा की, जहां पर कयामत फिर से लौट आई है। रेत और धुएं के बीच में फिर गूंज रहे हैं धमाके, फिर गली गली दिख रही है तबाही और एक बार फिर भूख, प्यास, डर और मौत की परछाई लोगों को घेरने लगी है, क्योंकि युद्ध विराम अब एक उम्मीद नहीं बल्कि एक छलावा लगता है। एक दोहरे खेल जैसी कहानी जिसमें भरोसा मर चुका है। पिछली रात गाजा ने वही पुरानी चीखें सुनी जो महीनों तक सुनाई देती रही। सिर्फ कुछ घंटों में इजराइल के 27 हमले और हर हमले में गाजा का दिल दहल उठता रहा और इसी के जवाब में हमास की हुंकार इस बार इजराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने कभी की भी नहीं होगी। दरअसल हमास का दावा है कि सीज फायर 10 अक्टूबर को हुआ, लेकिन बीते 44 दिनों में सीज फायर का उल्लंघन 500 बार हुआ। सवाल यही कि क्या इजराइल फिर कई मोर्चों पर एक साथ जंग की तैयारी कर रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में कभी शांति नाम की चीज रहेगी? ये रात गाजा के लोगों के लिए फिर वही कयामत की रात बन गई है। धमाकों की गूंज, घर हिलते हुए, खिड़कियों के कांच टूटते हुए और बच्चे चीखते हुए बाहर भागते हुए। इजराइल के 27 हमले इतने तेज, इतने अचानक कि कई मोहल्लों में कोई समझ ही नहीं पाया कि हमला कहां से हुआ और कब हुआ। यह हमला उन इलाकों में हुआ जहां पहले ही अस्पताल, पानी और बिजली की हालात बिल्कुल नाजुक थी। हर हमला गाजा के दिल में एक और घाव दे गया। गाजा में सिर्फ हमला समस्या नहीं है, समस्या है भूख, प्यास, दवाइयों की किल्लत। युद्ध विराम टूटते ही सप्लाई पॉइंट फिर बंद हो गए, राहत सामग्री फिर सीमित हो गई। लोगों में दहशत इतनी कि काटो तो खून नहीं। एक महिला कहती है, पहले बम गिरते हैं, अब खाना भी नहीं मिल रहा है, हम दोनों तरफ से मर रहे हैं। युद्ध से ज्यादा मार अब भूखमरी और बीमारियों की लग रही है। यही कारण है कि गाजा में हर विस्फोट सीधे दिल पर गिरता है।
और वहीं हमास ने बड़ा बयान दिया है। उनका दावा, हम इजराइल पर ऐसा वार करेंगे जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने कभी नहीं की होगी। हमास के प्रवक्ता का आरोप, 10 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था, लेकिन 44 दिनों में इजराइल ने 500 बार इसे तोड़ा। हमास कह रहा है कि इजराइल को सबक अब जान देकर भी सिखाएंगे। उनका संदेश, अगर हमला रुका नहीं तो जवाब इजराइल की सीमाओं के भीतर तक जाएगा। यह बयान पूरे क्षेत्र को एक नए टकराव की ओर धकेल रहा है। इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रक्षा मंत्रालय की ओर से संकेत, अगर जरूरत पड़ी तो हम तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने को तैयार हैं। पहला मोर्चा गाजा, दूसरा मोर्चा लेबनान में हिजबुल्लाह, तीसरा मोर्चा हूती यानी यमन से खतरा। इजराइल का दावा है कि हमास को खत्म करना उसकी पहली प्राथमिकता है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक जारी है। कुछ घंटों के अंतराल में सीमा के पास 3 विस्फोट सुनाई दिए गए। इसी बीच हूती लड़ाकों पर भी इजराइल ने टारगेटेड स्ट्राइक की। विशेषज्ञों के मुताबिक दावा है कि इजराइल एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेबनान की सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है, लेकिन इस बार स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे और इजराइल ने जवाब में सीमा के पास भारी बमबारी कर दी। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हिजबुल्लाह खुलकर उतरा तो युद्ध सिर्फ गाजा का नहीं रहेगा, पूरा मध्य पूर्व आग में घिर सकता है। लेबनान के गांव में लोग घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों तरफ जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हूती लड़ाके इजराइल पर मिसाइलें दागने का दावा लगातार कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है यह अप्रत्यक्ष हमला है जिसे रोका नहीं जा सकता। यमन की दिशा से आने वाली मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम कई बार इंटरसेप्ट कर चुका है, लेकिन इजराइल की चेतावनी साफ, अगर हूती ने हमला दोहराया तो जवाब सीधे यमन तक जाएगा। यह बयान मध्य पूर्व को एक और बड़े मोर्चे की ओर धकेल रहा है। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं गाजा के आम लोग। सैकड़ों जाने गई हैं, जिनमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, अंदर दवाइयों की कमी और मरने वालों के आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। एक डॉक्टर फपकते हुए कहते हैं, हम किसी को बचा नहीं पा रहे हैं। अब भी बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑपरेशन कैसे करें? इन आवाजों में युद्ध की असली दहशत है। मध्य पूर्व का यह संकट
अब सिर्फ इजराइल बनाम हमास का नहीं है, ये एक क्षेत्रीय ज्वालामुखी बन चुका है। एक तरफ इजराइल की घेराबंदी, दूसरी तरफ हमास का प्रतिरोध, तीसरी तरफ हिजबुल्लाह की बढ़ती भूमिका और चौथी तरफ हूती का दखल। 4 मोर्चे एक ही समय पर। सवाल है कि क्या इस स्थिति में शांति की कोई गुंजाइश बची है? विशेषज्ञ कहते हैं शांति तभी लौटेगी जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बातें सुने। लेकिन अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी लड़ाई में अड़े हुए हैं और इस जिद में सबसे बड़ी कीमत गाजा के मासूम लोग चुका रहे हैं। गाजा में फिर वही पुराने दिन लौट आए हैं, जहां आसमान में ड्रोन मंडरा रहे हैं, जहां धरती पर मिसाइल गिर रही है, जहां बच्चे धुएं में रो रहे हैं और जहां हर मां डरी हुई है कि अगला विस्फोट कब और कहां होगा। Şoval gelebiliyor. Şoval gelebiliyor. युद्ध विराम अब सिर्फ एक शब्द है, एक कागज जिसका कोई मतलब नहीं। इजराइल अपने मोर्चे फैलाता जा रहा है, हमास खुले तौर पर चेतावनी दे रहा है और मिडल ईस्ट एक बार फिर जंग की लपेटों में झुलसता जा रहा है। क्या शांति कभी आएगी या फिर गाजा के लोगों को एक बार फिर उसी अंतहीन रात से गुजरना होगा? दुनिया देख रही है सांसें थामकर, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ सीमा का नहीं, इंसानियत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खामनेई और शी जिनपिंग की बढ़ती दोस्ती ने ट्रंप खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि रूस की चाल और ईरान की हुंकार ने अमेरिका को पहले भी कई बार धूल चटाई। अब ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध भी कागजी साबित हो रहे हैं। चीन ने ईरान से तेल खरीदने और व्यापार बढ़ाने का नया फॉर्मूला निकाल लिया है, जिससे वॉशिंगटन की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। एशिया में चीन ईरान की ये नई साझेदारी ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्ट्रैटेजिक सरदर्द बन चुकी है और अमेरिका की चिंताएं अब पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। शी जिनपिंग और खामनेई ने वो कर दिखाया जो ट्रंप सोच भी नहीं पाए। ईरान पर लगाए गए सारे अमेरिकी प्रतिबंध अब खोखले दिख रहे हैं, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ मिलकर खेला है एक ब्लैक गोल्ड गेम, जिसमें सारा नियम अमेरिका का टूट गया और चाल चली ड्रैगन ने, वो भी शातिर अंदाज में। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सनसनीखेज खुलासा किया है, चीन और ईरान ने मिलकर कर दिया है बार्टर सिस्टम का खेल। तेल के बदले चीनी कंपनियां ईरान में बना रही हैं पुल, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर।
न डॉलर, न ट्रैक, न जवाबदेही, सीधा कच्चा तेल और अमेरिका को सीधी कूटनीतिक चपत। साल 2023 में करीब 8.4 अरब डॉलर का तेल इसी गुप्त तंत्र से निकला था। अमेरिकी पाबंदियों को खुली चुनौती देकर ये सिर्फ तेल की खबर नहीं है, ये एक धमाका है। कूटनीति के चेहरे पर, अमेरिका के सीने पर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुंह पर करारा तमाचा है। खुलासा है कि चीन और ईरान मिलकर दुनिया को चुपचाप धोखा दे रहे हैं। तेल के खेल में बार्टर सिस्टम की आड़ लेकर चीन ईरान से मोटा तेल खरीद रहा है। और बदले में वहां बना रहा है सड़कें, पुल और प्लांट। ये एक डील नहीं, ये एक डील ऑफ डिस्ट्रक्शन है और सबसे बड़ा झटका है जिसे अमेरिका जानकर भी देख नहीं पा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा हुआ कि अमेरिका के पाबंदियों को ठेंगा दिखाकर ईरान से गुपचुप तरीके से तेल खरीद रहा है, और वो भी किसी नॉर्मल ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि बार्टर सिस्टम के जरिए, यानी तेल के बदले सामान। सूत्रों के मुताबिक चीन को भेजा गया तेल और बदले में ईरान को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, पुल, बिजली और प्रोजेक्ट और निर्माण के नाम पर अरबों डॉलर का भुगतान हुआ। पिछले साल करीब 8.4 अरब डॉलर यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए के तेल डील इस बार्टर सिस्टम के तहत निपटाए गए थे। ये आंकड़े नहीं, ये अमेरिका की नाकामी की गवाही है। शैडो फ्लीट यानी वो जहाज जिनकी पहचान बदल दी जाती है। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दी जाती है और अंदर भरा जाता है वो ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ये शैडो फ्लीट चीन के लिए काम कर रही है, ईरान से तेल निकाल रही है और अमेरिका के प्रतिबंधों को धता बता रही है। तो अब समझिए असली साजिश क्या है। एक तरफ अमेरिका दुनिया को नियमों का पाठ पढ़ाता है, दूसरी तरफ चीन और ईरान उसके ही सिस्टम को चकमा देकर गुप्त व्यापार, पाबंदियों की तौहीन और साजिश की सबसे गहरी सुरंग खोद रहे हैं।
ये सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है, ये एक रणनीतिक हमला है। तेल के सहारे तानाशाही को ताकत देने का षड्यंत्र है। ये गठबंधन सिर्फ तेल के लिए नहीं बना है, ये अमेरिका के वर्चस्व को कमजोर करने की एक सोची समझी चाल है। ईरान को पैसे मिलते हैं, चीन को तेल मिलता है और दोनों को अमेरिका को नीचा दिखाने का मौका भी मिलता है। ये समझदारी सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये रणनीतिक गठबंधन है। 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने मिलकर JCPOA यानी कि परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने का वादा किया था और बदले में प्रतिबंध हटे। लेकिन बाद में अमेरिका ने समझौता तोड़ दिया और ईरान पर दोबारा कड़े प्रतिबंध जड़ दिए। ईरान भड़का और परमाणु गतिविधियां फिर शुरू हो गई और अब तेल का गुप्त व्यापार उस जंग को और गरमा रहा है। अब अमेरिका और उसके सहयोगी पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं, पर चीन ईरान की पीठ पर हाथ रखकर खुली चुनौती दे रहा है और हुंकार भर रहा है कि अमेरिका रोक सको तो रोक लो। अब बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, बात है उस शातिर गेम की जिसमें अमेरिका, नेटो, पूरे पश्चिम दुनिया ठगे जा रहे हैं। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि वो तेल भी ले सकता है और जवाबदेही से बच भी सकता है। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, कनाडा के पीएम का नाम क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है मार्क कार्नी, दूसरा है जस्टिन ट्रूडो। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता है दिलजीत सिंह, जो कि हिमाचल कांगड़ा के रहने वाले हैं। दिलजीत सिंह जी, आपको इंडिया टीवी की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।